हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 10th का, जैव प्रक्रम। ठीक है, इसमें हम लोग शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं जैसे श्वसन, परिसंचरण, पाचन से रिलेटेड सभी क्रियाएं जितनी भी हैं उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके ये बहुत ही नॉलेजेबल है। ठीक है ना, पहली बात तो ये है। तो हम लोग इसके बारे में सारी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको और भी मतलब क्लास 10 की वीडियोस देखने हैं तो हमने पहले ही एक चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। ऐसे ही धीरे धीरे आपके बहुत सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाइन बाय लाइन आप समझते चलिए और मैं आपको सारी बातें एनसीईआरटी की बताते चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग इस कक्षा को इसलिए ही चालू किए हैं क्योंकि जो ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वर्ड्स हैं इनको हम लोग ध्यान दें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पर, देखिएगा, हम जैव सजीव मतलब क्या होता है, सजीव, तथा अजैव मतलब निर्जीव। सजीव मतलब जिसके अंदर क्या हो, जान हो। ठीक है, उसे हम लोग सजीव बोलते हैं। और थोड़ा सा रुकिएगा, फ्लैक्चुएट क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, अब नहीं होगा। चलिए तो देखिए, अजैव मतलब क्या होता है, निर्जीव। निर्जीव कहने का मतलब जिसमें जान ना हो। ठीक है, सजीव उसे कहते हैं जो हिल डुल सकता है। ठीक है, निर्जीव उसे कहते हैं जो अपनी स्थान पर पड़ा रहता है। लेकिन पेड़ पौधे सजीव हैं क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव में फ़र्क यही होता है, निर्जीव ना बढ़ेगा और ना ही अपने स्थान से इधर उधर जा सकता है। लेकिन सजीव जैसे हम लोग हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, तो ये लोग बढ़ते हैं। पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पाते हैं लेकिन वो लोग बढ़ते हैं। ठीक है, उनके जड़ें बढ़ती हैं, उनके तने बढ़ते हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोग तो भाई, हम लोग का शरीर भी बढ़ता है और हम लोग कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इंसान को ज़ोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। क्या है ये, सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे क्या हैं, सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं। हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इतनी बातों को समझते हैं कि इन्होंने क्या इसमें बोल रखा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव जैसे अगर उसके अंदर कोई ना कोई हलचल हो रही हो तो वो सजीव है। ठीक है,
या उसके समय के साथ उसके शरीर में परिवर्तन आ रहा हो, या कुछ उसके अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हो, जैसे सांस का लेना, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो सजीव है। जैसे पेड़ पौधों का टाइम पे बढ़ना, कल एक पत्ती उसके, जैसे छोटा पौधा होता है देखते हैं कि कल एक पत्ती जो छोटा सा लिया होता है वो धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग समझ सकते हैं कि पेड़ क्या है, सजीव है। ठीक है, और भी आगे समझते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको जानना है। कुछ में क्या होता है कि एक्टिविटी तो करते हैं लेकिन दिखता ही नहीं है कि एक्टिविटी हो रहा है। वही सारी बातें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे भी सजीव हैं, अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। यही बात बोल रहे हैं ना कि वो बहुत धीमी जो गतियाँ होती हैं वो आँखों से नहीं दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ, जैसे जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितने भी पदार्थ आप देखते हैं बने हुए हैं, जैसे ईंट बना है, लोहा बना है, हर एक चीज़ यहाँ पर जो बनी हुई है वो सब अणुओं से ही मिलकर बनी होती हैं। तो अणुओं की जो गतियाँ हैं वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। उसके अंदर जो अणु होते हैं वो हमेशा हिलते रहते हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो बहुत ही कम हिलते हैं, हिलते रहते हैं लेकिन आपको दिखाई वो देना मुश्किल है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? पूछ रहे हैं कि क्या ये जो अणु हिल रहे हैं, यही अणुओं का हिलना आवश्यक है? तो बहुत ही आवश्यक होता है ये सब चीज़ें। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करती है नहीं होती। अब विषाणु के बारे में बात आ गई। एक होता है जीवाणु और एक होता है विषाणु। तो ठीक है, आपको इतनी बातें पता होंगी कि एक विषाणु और जीवाणु क्या होता है। मैं समझाता हूँ उसके बारे में आपको। जीवाणु मतलब जीवाणु को हम लोग माने हैं सजीव, ठीक है, लेकिन विषाणु को उनके बीच की कड़ी मानी गई है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। जैसे ना तो वो सजीव ही है और ना ही निर्जीव। विषाणु पहले तो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, यहाँ पर लिखा है ना कि उसका वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं उसके अंदर होता है। अतः इसी कारण वह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जीवन के लिए जो ये अणुओं के बीच में गतियाँ हो रही हैं ये आवश्यक क्यों है, समझते हैं इसको। ठीक है, ये फ्लैक्चुएट फिर होने लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है इसे हम लोग देखते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। शरीर कैसे होती बनी? सुसंगठित, यानी उसमें बहुत सी कोशिकाओं से हमारा शरीर क्या है, बना हुआ है। ठीक है, अरे अब तो लाइट नहीं है क्या, चलिए कवर नहीं कर पा रहा इसलिए थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो देखते हैं आगे। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? तो हमने बताया यहाँ पर कि जितने भी सजीव होते हैं वो सुसंगठित होती हैं, जिनमें ऊतक हो सकते हैं। ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं ऊतकों में क्या होती हैं? कोशिकाएं।
सजीव किससे बने होते हैं? ऊतक से। और ऊतकों के अंदर क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती। विघटित मतलब टूटने लगती। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जीव क्या करेगा? और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः इन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है, इसे समझते हैं। ठीक है, एक एक यूनिट समझते हुए चलते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। जीवों का अनुरक्षण कार्य क्या होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। निरंतर हम उन्हें देखते रहें। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। कोई प्रक्रम क्या होना चाहिए? चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही अच्छी लिखी हुई यहाँ पर चीज़ें। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। समझ रहे हैं? जीवों की जो ये टूट फूट जीवों में होने लगता है, उसको बनाए रखने के लिए हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें भोजन और श्वास लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। शरीर में अगर वृद्धि हो रही है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्यारी लाइन लिखी है, समझते चलिएगा कि पर्यावरण यहाँ पर किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। समझते चलिए, आगे देखते हैं। अभी कोई चीज़ वैसी नहीं है जो आपको समझाने लायक है। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसके बारे में आपको पिछली कक्षाओं में, यानी ये दूसरा चैप्टर है उसमें रिलेटेड है उपचयन और अपचयन। ठीक है, उसमें आपको समझाया गया होगा। युक्तियाँ हैं,
इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन शरीर में जा कर के क्या करता है, खून में से होते हुए खून में जाकर रिएक्शन करता है और वहाँ पर जो है तब जा कर के मतलब ये ऑक्सीजन से ही ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहाँ से ऊर्जा बनती है। ये सारी बातें हैं, अभी आगे हम लोग डीप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहे हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका सतह जो होता है वो पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, यानी पर्यावरण से जुड़ी रहती है। उन्हें कुछ भी करना हो वो पर्यावरण में छोड़ देते हैं, कुछ भी लेना हो पर्यावरण से ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जैसे ईस्ट वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं आपके। ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय जो आपको नग्न आँखों से दिख जाते हैं, जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य, भेड़, बकरी जो भी हैं सारी चीज़ें, कवक हो जाता है। ठीक है, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि जो बहुकोशिकीय होते हैं वो विभिन्न अंग या उनके अंदर बहुत से अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण एक कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और जो भोजन है, भोजन तो मुख द्वारा होता है, ऑक्सीजन नाक से भी कर सकते हैं, मुख से भी हो जाता है। ठीक है, तो कहना ये चाहते हैं कि अगर आप मुख से भोजन पेट में ले जाते हैं तो बस पेट को ही ऊर्जा मिलेगी, इसमें बोल रहे हैं। लेकिन पेट को ही क्यों, पेट के साथ साथ पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है जब भोजन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी होती है उसमें से खींच करके खून में मिला दी जाती है और खून पूरे शरीर में दौड़ता है। और खून एक ऊतक है जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो हर एक जगह ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार शरीर के सभी भागों को मिलता है हमने बता दिया। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है।
तो और आगे की जो बातें हैं वो हम लोग उसको और भी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हों तो लाइक्स और शेयर वगैरह ज़रूर करा करिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।